वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीएसए के ऑनलाइन पोर्टल पे। और जैसे कि हम लोगों ने कल अपनी चर्चा को देखा था, सारे सिलेबस को सीखा था, उसके अंदर ही पहला टॉपिक हमारा नाउन आता है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसे आज हम अपने डिस्कशन में लेके आएंगे। देखेंगे कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं और उन्हें किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज का विषय रहने वाला है नाउन और नाउन के यूजेस यानी फंक्शंस ऑफ नाउन। तो बच्चे, अगर नाउन की बात करें तो आप नाउन को अगर देखें तो नाउन अपने आप में किसे कहते हैं? नाउन इसे कहा जाता है जितने भी वर्ड्स आप यूज करते हो उस जानकारी को दिखाने के लिए जिसे आप देख सकते हो, सुन सकते हो, सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, चख सकते हो या सूंघ सकते हो। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जितनी भी जानकारियां आप अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हो, उन जानकारियों को बताने के लिए जो शब्द आप इस्तेमाल करते हो उसे नाउन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे क्या होती है? ऑल दोज वर्ड्स, यानी वो सारे शब्द, ऑल दोज वर्ड्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, विच आर यूज्ड टू शो दोज इंफॉर्मेशन दैट वी एक्वायर। एक्वायर माने बच्चे होता है ग्रहण करना। जितनी भी जानकारी हम ग्रहण करते हैं अपनी इंद्रियों से, थ्रू अवर सेंसेस, थ्रू अवर सेंसेस, इंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई जानकारी को दर्शाने के लिए जिस शब्द का आप प्रयोग करोगे उसे आप नाउन कहते हो। तो जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, एवरीथिंग इज नाउन। जितनी भी चीजें आप सुन रहे हो वो सब नाउन। जितनी भी चीजें आप महसूस कर रहे हो वो सारी नाउन। तो इस तरीके से जितनी भी जानकारियां आपके पास इंद्रियों से आई वो नाउन है। अगर आप इन सारे शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने की यानी विभाजित करने की बात करो तो आपके पास में मुख्यतः 5 तरह की नाउन के टाइप्स आते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर आप चलें इसके अंदर तो आपके पास में जो पहला आपके पास में नाउन आती है वो कौन सी आती है? देखें तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ नाउन। अगर टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो सबसे पहले आपके पास में टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कितने प्रकार की नाउन होती हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो पहला आपके पास में आता है पर्सनल या प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब हिंदी में आपको पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन के अंदर आप उन सारे लोगों को, उन सारी जगहों को, स्थानों को या उन वस्तुओं के नाम को दर्शाओगे जो अपने आप में खास होती हैं। प्रॉपर नाउन। सेकंड आपके पास में जो टाइप आती है वो आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब आप सब जानते हैं हिंदी में क्या होता है बच्चे? जातिवाचक संज्ञा। यानी ये पूरी की पूरी जाति को दिखाती है। जैसे कि मान के चलो आपने कहा टीचर, एक उदाहरण के तौर पे आपने लिखा टीचर। अब टीचर तो अलग विषय के हो सकते हैं। केमिस्ट्री का टीचर अलग होगा, फिजिक्स का अलग, बायो का अलग, जीएस का अलग, रीजनिंग का अलग। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है टीचर, ये एक पूरी कैटेगरी को यानी पूरी जाति को दर्शा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, इसके बाद में जैसे अगर आप देखें आपके पास में एक वर्ड है डॉक्टर। तो बच्चे, डॉक्टर तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ आपके पास में लीवर से रिलेटेड गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर को आप ऑर्थोपेडिक कहते हैं, उसके अलावा आपके पास में कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो डॉक्टर तो एक पूरी कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के डॉक्टर हो सकते हैं। तो वो जितनी नाउन्स आपको पूरी कैटेगरी को दिखा रही हैं उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। और जो अपने आप में एक खास इंडिविजुअल को दिखा रही है, एक व्यक्ति को या किसी एक खास वस्तु या एक खास स्थान को, इसे बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। तो दो आपके पास में ये हो गई। तीसरे नंबर की आपके पास में कौन सी आती है? थर्ड आपके पास में आती है मटीरियल नाउन। जितने भी वर्ड्स आप किसी भी एक पदार्थ के
किसी भी एक वस्तु के पदार्थ को बताने के लिए यूज करते हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये कहा, आपके पास में एक वर्ड होता है एल्यूमिनियम, एक वर्ड आपके पास में होता है कॉपर, COPPER, एक वर्ड आपके पास में होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर यानी चांदी। तो ये सारे वर्ड्स आपके किस कैटेगरी में चले जाएंगे? ये चले जाएंगे आपके मटेरियल नाउन में। चौथा आपके पास में इसमें कौन सा आता है? इसके अंदर आपके पास में आते हैं बच्चे, चौथे नंबर पे आप लिखते हैं इसके अंदर समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। अगर आप कलेक्टिव नाउन की बात करें तो ये वो संज्ञा यानी वो नाउन है जो एक पूरे समूह का बोध कराती है ना। इट शोज द होल कलेक्शन ऑफ आइडेंटिटीज, बहुत सारी इकाइयों के एक समूह को संबोधित करने का काम कौन करेगी? कलेक्टिव नाउन। अगर आप कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसके अंदर आप पे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे एक आ गया आपके पास में आर्मी। देखिए, इंसानों के समूह को आप किस किस रूप में दिखा सकते हैं? आर्मी भी अपने आप में एक समूह है ह्यूमन बींग्स का। एक परिवार को भी आप इंसानों का समूह मानते हैं, ह्यूमन बींग्स का, तो इसका मतलब ये भी कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा आपके पास में पुलिस एक वर्ड आता है और ये भी कलेक्टिव नाउन ही है। इसके बाद में आपके पास में एक वर्ड आता है जिसे आप कहते हो ज्यूरी, ये भी कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद में लास्ट आपके पास में जो नाउन का टाइप आता है उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी बच्चों भाववाचक संज्ञा। ये वो संज्ञा है जिसे आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा होती है आपकी, जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अंदर इंसान की वो भावनाएं, वो फीलिंग्स आती हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जैसे कि गुस्सा यानी एंगर। इसके अलावा ईमानदारी, ऑनेस्टी जिसे कहते हैं। जलन की भावना जो होती है यानी जेलसी, ये भी इसके अंदर ही आने वाली है। इसके अलावा आप देखें आपके पास में एक वर्ड होता है डर यानी फियर, ये भी अपने आप में क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो 5 प्रकार की नाउन आपने पढ़ी, मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूँ। पहले कौन सी थी आपके पास में? प्रॉपर नाउन, किसी भी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास वस्तु या किसी खास स्थान के नाम को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रॉपर नाउन के अंदर रखते हैं। दूसरा आपके पास में कौन सा आता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंदर बच्चे क्या होता है? आप उन सारी चीजों की बात करते हैं जो अपने आप में कॉमन होती हैं, ठीक है। थर्ड आपके पास में आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन के अंदर आप जितने भी मटीरियल्स हैं उनकी बात करते हैं। फोर्थ आपके पास में कौन सी नाउन आती है? ये आती है आपके पास में कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, इसमें आप समूह की बात करते हैं। उसके बाद में लास्ट में आपके पास में आती है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अंदर आप उन सारी फीलिंग्स की बात करते हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसको ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। अगर आप प्रॉपर नाउन की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में अगर आप जाएं तो आपको इसके एग्जाम्पल में देखें क्या मिलता है। जैसे कि आपसे मैंने कहा ताजमहल, ताजमहल सबको पता है एक अपने आप में खास स्मारक है जो शायद आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ताजमहल अपने आप में क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अगर किसी शहर का नाम लेते हैं, अपने शहर मुरादाबाद का अगर हम नाम लेते हैं तो ये भी किस में ही जाने वाला है बच्चों? ये भी जाने वाला है अपने प्रॉपर नाउन में, ठीक है। अगर आप इस संस्थान का नाम लेते हैं TSA तो ये भी आपका एक प्रॉपर नाउन में ही जाने वाला है। तो ये सारे उदाहरण जो किसी एक खास स्थान, किसी एक खास इंसान का नाम, जैसे कि अगर आप कहते हैं अमिताभ बच्चन तो ये भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन में ही जाएगा। या फिर एक खास वस्तु, अगर आप किसी एक कार का भी नाम ले लेते हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 तो ये भी अपने आप में किस में जाएगी? प्रॉपर नाउन में। सेकंड कॉमन नाउन, वो सारी नाउन्स जो किसी एक पूरी जाति को दिखाती है जिसके अंदर बहुत सारे कैटेगरी आ सकती है, वो होती है कॉमन नाउन। तीसरा पदार्थवाचक यानी मटीरियल नाउन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में कौन सा आता है? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। और इसके बाद में लास्ट आपके पास में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिसमें आप भाव को लिखते हैं।
इन्हें देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। तो ये आपके 5 टाइप के नाउन्स हो गए बच्चे। लेकिन अब आप नाउन को वाक्य में यानी सेंटेंस में कैसे और कहाँ यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सीखते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन, यानी नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है सीखने का बेटा, फंक्शंस ऑफ नाउन। तो अगर आप संज्ञा के यानी नाउन के फंक्शंस की बात करते हो तो आप इसको सबसे पहले यूज कर सकते हो किसकी तरीके से, सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, यानी आप इसे मुख्य क्रिया का कर्ता बना सकते हैं। सेकंड, आप इसको जो यूज करते हो वो किसकी तरह यूज करते हो, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यानी कर्म की तरह। तो इसको क्या कहेंगे हम, सेकंड यूज क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। नेक्स्ट, इसके बाद में आप नाउन को कैसे यूज कर सकते हैं, थर्ड इसका यूज होता है आपके पास में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। बहुत सारे वर्ड्स जो दो नाउन के बीच के संबंध को दिखाते हैं उन्हें आप प्रेपोजिशन कहते हैं, और इन प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन क्या बन जाता है, इसका ऑब्जेक्ट। चौथा और आखिरी यूज आप नाउन का जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। कॉम्प्लीमेंट सब जानते हैं क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा होता है पूरक। पूरक मतलब पूर्ति करने वाला, एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट की जानकारी को कंप्लीट करता है लिंकिंग वर्ब के बाद में आके, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो 4 हम फंक्शंस पढ़ेंगे नाउन के, जिसमें से पहला फंक्शन हमारे पास में कौन सा होगा, देखिए हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहला सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, एंड द लास्ट वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये 4 फंक्शंस आपको सीखने हैं। अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो मेन वर्ब में सब्जेक्ट का काम क्या होता है, सब्जेक्ट का काम होता है जानकारी लेना या देना, ठीक है। सब्जेक्ट बेटा 2 तरीके के होते हैं, एक डूअर और एक नॉन डूअर। अगर आप डूअर सब्जेक्ट बना रहे हो तो ये एक्टिव वॉइस हो सकता है, लेकिन अगर आप डूअर की जगह नॉन डूअर दिखा रहे हो तो ये पैसिव वॉइस हो सकता है। तो जरा इस पे चर्चा करते हैं कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब किसे कहते हैं। सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में आप कर्ता मानते हैं, होता क्या है कि वाक्य के अंदर आप या तो जानकारी लेते हैं या देते हैं, किसकी, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की, या कुछ भी एक घटनाक्रम जो हो रही है घटना की। तो वो सारे शब्द जो जानकारी लेने या देने के लिए प्रयोग होते हैं, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की, किसी भी स्थान की या किसी भी घटना की, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वो सारे शब्द, ऑल दोज वर्ड्स, वो सारे शब्द which are used to give or take information। to give या तो देने के लिए या फिर लेने के लिए जानकारी। to give or take information about a person, information about a person, a place, a thing, और एन इवेंट। कोई भी एक जो घटना घटित हो रही है, जो भी हैपनिंग हो रही है, उसकी जानकारी या तो लेने के लिए या देने के लिए आप जो भी शब्द इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट। देखिए इंग्लिश के अंदर स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है और पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होती है, सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। तो अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे यूज होता है, बिफोर मेन वर्ब। सब्जेक्ट को हम बेटा कहाँ यूज करते हैं, मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब के बाद में कभी भी सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जा सकता, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले ही आता है। सब्जेक्ट कौन से केस में आता है, केस मतलब कारक होता है। सब्जेक्ट का यूज कौन से केस में किया जाता है, सब्जेक्ट का यूज सब्जेक्टिव केस में होता है। सब्जेक्ट कम्स इन सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट हमेशा कौन से केस में आता है बच्चे,
सब्जेक्टिव केस में आता है। अब सवाल ये पैदा होता है, इतनी जानकारी हमारे पास में आ गई कि ये वो वर्ड होते हैं जो जानकारी लेने या देने के लिए यूज़ होते हैं। ये वो सारे शब्द होते हैं जो जानकारी लेने या देने के लिए प्रयोग होते हैं। किसकी? किसी भी एक पर्सन की, किसी भी एक प्लेस की, किसी भी एक थिंग की, या किसी भी एक इवेंट की। इतना हमारे पास जानकारी आ गई। दूसरी जानकारी क्या आती है कि सब्जेक्ट को आप कहाँ पे यूज़ करते हो? मेन वर्ब से पहले। कौन से केस में यूज़ करते हो? सब्जेक्टिव केस में। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी ये रह जाती है कि अगर मेन वर्ब से पहले बहुत सारे शब्द आ रहे हैं तो सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाएगा? अभी तो आपने सिर्फ इतना कहा सर कि सब्जेक्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? मेन वर्ब से पहले। लेकिन मेन वर्ब से पहले अगर बहुत सारे शब्द आ रहे हैं तो उनमें से सब्जेक्ट कौन सा है ये कैसे पता लगेगा? तो इसको जानने के लिए आपको एक जानकारी अपने पास में याद रखनी पड़ेगी, और वो ये कहती है कि सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से हु मतलब कौन का जवाब यानी उत्तर देता है। तो एक जानकारी इसमें आप और नोट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से, ठीक है, सब्जेक्ट ऑलवेज replies the answer of who। बच्चे हु को हिंदी में कहते हैं कौन। तो जितने भी शब्द आपको किससे? मेन वर्ब से, जितने भी शब्द आपको मेन वर्ब से किसका जवाब देते हैं? हु का। रिप्लाइज ऑफ आंसर ऑफ हु फ्रॉम मेन वर्ब। तो जितने भी शब्द आपको मेन वर्ब से हु का जवाब देंगे वो सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला आपके पास में एग्जाम्पल आने वाला है, देखिए बच्चे, कौन सा? इसमें पहला एग्जाम्पल आपके पास में हम लेते हैं, अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड। हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया? तनुज इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहां पे अगर आप गौर से देखें, सबसे पहला आपका काम सेंटेंस में होता है वर्ब को आइडेंटिफाई करना, वर्ब को पहचानना। जब आपको वर्ब मिल जाएगी तो उससे हु का जवाब मांगोगे तो सब्जेक्ट अपने आप मिल जाएगा आपको। सेकंड, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये आपसे कहता है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है बच्चे, एक एग्जाम्पल हम अपने पास में लेते हैं और वो हमसे क्या कहता है कि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई जो है वो भारत की आर्थिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप इन सारे एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि मेन वर्ब कौन सी है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है? इज। अब अगर आप इससे जवाब मांगते हैं कि हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, क्योंकि आपको पता है मेन वर्ब से सब्जेक्ट हु का जवाब देता है, और यहाँ पे हु का जवाब आपको किसने दिया है? केवल तनुज ने। वैसे भी वर्ब से पहले आपको एक ही शब्द मिल रहा है और वही आपको हु यानी कौन का जवाब दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे तनुज क्या हो गया? सब्जेक्ट, और इसने आपको किसका रिप्लाई करा था? हु का। सेकंड वाले सेंटेंस को अगर आप देखें, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस वाले सेंटेंस के अंदर अगर आप मेन वर्ब इससे एक सवाल करते हैं हु इज द कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कौन भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास में? आंसर आएगा दिल्ली। यानी एक ही वर्ड आपके पास में वर्ब से पहले आ रहा था, ये सब्जेक्ट हो सकता था 100%, क्योंकि यही आ रहा है और यही शायद आपको हु का जवाब दे रहा है, इसलिए आप इसे क्या मानेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस में आपने देखा मेन वर्ब कौन सी है, इज, और इससे ही आप हु का जवाब मांगेंगे। हु इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक राजधानी कौन है। तो जैसे ही आपने वर्ब से हु यानी कौन का जवाब मांगा तो आपको जवाब किसने दिया, मुंबई ने, और मुंबई ही यहाँ पे क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट। तो आप ये देखें, किसी भी व्यक्ति की जानकारी देने के लिए, किसी भी स्थान की जानकारी देने के लिए आपने जो शब्द यूज करा वो अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। ये कहाँ पे आया, वर्ब से पहले। इसने किसका जवाब दिया आपको, वर्ब से हु यानी कौन का। और जितने भी वर्ड सब्जेक्ट बने हैं, चाहे वो तनुज हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, ये सारे वर्ड्स बेटा कौन से केस में आ गए, सब्जेक्टिव केस में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सब्जेक्टिव केस में आते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अपने दूसरे यूज की तरफ। हमने कहा था दूसरा यूज होता है ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। आप नाउन को कैसे यूज कर सकते हो, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है और ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं। अगर आप देखें जितने भी शब्द आपको वर्ब का रिजल्ट दिखा रहे हैं यानी नतीजा दिखा रहे हैं, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहां पे क्या कहते हैं हम, ऑल दोज वर्ड्स, वो सारे शब्द, ऑल दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड, विच आर यूज का मतलब है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, टू शो द रिजल्ट, टू शो द रिजल्ट ऑफ मेन वर्ब। जितने भी शब्द मुख्य क्रिया का नतीजा दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम मुख्य क्रिया का कर्म यानी ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, सो द रिजल्ट ऑफ मेन वर्ब। अगर आप देखें ये ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमेशा कब आते हैं, मेन वर्ब के बाद में। जैसे सब्जेक्ट हमने पढ़ा मेन वर्ब से पहले आता है, ऐसी जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा मेन वर्ब के बाद में आता है। तो ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर मेन वर्ब, इसका यूज आप मेन वर्ब के बाद में करते हो। अब सवाल वही खड़ा होता है कि सर मेन वर्ब के बाद में तो बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है ये कैसे पता लगेगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से या तो व्हाट का रिप्लाई करते हैं या हुम का। आप ध्यान रखना, जैसे हमने सब्जेक्ट की बात करी थी तो हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट आपको किसका रिप्लाई करेगा, हु का। तो आपको हु का जवाब ढूंढना है, ये शब्द मत ढूंढना कि हु कहाँ लिखा है या कौन कहाँ लिखा है। आपको हु नहीं ढूंढना है, हु का जवाब ढूंढना है। देखो इस वाले सेंटेंस में आपने हु का जवाब ढूंढा है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड तनुज। जैसे यहाँ पे आपने हु का जवाब ढूंढा है, ऐसी ऑब्जेक्ट में क्या करोगे आप, या तो व्हाट या हुम का जवाब मेन वर्ब से ढूंढोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या करते हैं। ऑब्जेक्ट रिप्लाइज द आंसर ऑफ, ऑब्जेक्ट replies the answer of what। what माने क्या होता है हिंदी में, क्या, और whom, whom मतलब होता है किसको। तो ऑब्जेक्ट रिप्लाइज द आंसर ऑफ what और whom फ्रॉम मेन वर्ब। मेन वर्ब से ही या तो क्या का या किसको का जवाब देने वाले शब्द ही आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहां पे कहेंगे फ्रॉम मेन वर्ब। ठीक है बच्चे, तो जितना आपने अभी सीखा है इसको आप प्रैक्टिकल जब एग्जाम्पल्स में देखोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है वो भी देखेंगे हम। तो आगे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर देखें, आपके पास में पहला एग्जाम्पल आता है, अमित इज प्लेइंग फुटबॉल। अमित इज प्लेइंग फुटबॉल, अमित फुटबॉल खेल रहा है। सेकंड एग्जाम्पल आपके पास में आता है, सुमित हैज बीटन रचित। ठीक है बेटा, थर्ड और देख लेते हैं अपने आप में। एक आपके पास में आता है,
कुणाल गेव अनिल ए बुक, यानी कुणाल ने अनिल को एक किताब दी थी। अब इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मेन वर्ब को पहचानना और उसके बाद मेन वर्ब से या तो व्हाट या हुम का जवाब पूछना। तो अगर आप पहले वाले एग्जाम्पल को देखें बच्चे, तो इसके अंदर आपको मेन वर्ब मिलती है प्लेइंग। अब आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस में प्लेइंग से व्हाट का जवाब मांगेंगे। अमित इज प्लेइंग व्हाट, अमित क्या खेल रहा है। तो आपको क्या का जवाब क्या मिलने वाला है यहाँ पे कि अमित फुटबॉल खेल रहा है। ये किसका रिप्लाई है बच्चे, ये व्हाट यानी क्या का रिप्लाई है कि अमित क्या खेल रहा है, अमित फुटबॉल खेल रहा है। तो मुख्य क्रिया से व्हाट का जवाब देने वाला शब्द आपके पास में क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आपको वर्ब का नतीजा दिखाएंगे। देखिए खेलने का काम तो हो रहा है, लेकिन किस चीज़ को खेला जा रहा है, क्या चेस खेला जा रहा है, क्या गिल्ली डंडा खेला जा रहा है, क्या क्रिकेट खेला जा रहा है या फुटबॉल खेला जा रहा है। तो आपको खेलने का जो नतीजा पता लग रहा है वो फुटबॉल है। तो यहाँ पे वर्ब का रिजल्ट पता लग गया। जितने भी शब्द आपको क्रिया का नतीजा दिखाते हैं उससे व्हाट का या हुम का जवाब देते हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट बेटा कौन से केस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। नीचे हमने ये देखा इसमें मेन वर्ब कौन सी है, बीटन, सुमित पीट चुका है। अब अगर मैं आपसे इतनी बात कहता हूं केवल कि सुमित पीट चुका है, तो आपका खुद का सवाल होगा कि सर किसको पीट चुका, अब किसको पीट दिया इसने। तो जैसे ही आप मुझसे किसका रिप्लाई मांग रहे हो, हुम का। हुम का मतलब होता है किसको, और मैं आपको मेन वर्ब से किसका जवाब दे रहा हूं, हुम का, यानी किसको का, कि अमित ने किसको, सुमित ने किसको पीटा है, रचित को। तो सुमित हैज बीटन हुम, सुमित ने किसको पीटा, रचित को। तो जैसे ही आपने मेन वर्ब से हुम यानी किसको का जवाब मांगा तो आपको रचित मिला। तो जैसे ही आप देखें मेन वर्ब से हुम का जवाब देने वाला क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, मेन वर्ब का नतीजा दिखाना। पीटने का काम बेटा किसी और को नहीं हुआ है, किसको हुआ है, सिर्फ रचित को। यानी नतीजा इस पे ही आ रहा है, प्रभाव इस पे ही पड़ रहा है कि रचित को पीटा गया है। तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नीचे वाले सेंटेंस में अगर आप देखें वर्ब कौन सी है, गेव। अब यहां पे इसके बाद में आपको 1 2 3 शब्द मिल रहे हैं। अब देखते हैं क्या खेल है। अमित कुणाल गेव, कुणाल ने दी थी, क्या दी थी, व्हाट, ए बुक। तो कुणाल ने क्या दी थी, एक किताब। ये आपको किसका रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट का। अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है मेन वर्ब से व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट देता है। लेकिन यहां पे आपको क्या केवल व्हाट का जवाब मिल रहा है, नहीं बेटा, यहां पे आपको एक जवाब और मिल रहा है कि कुणाल ने दी थी एक किताब, किसको, अनिल को। तो आपको यहां पे क्लियर पता लग रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, एक व्हाट का जवाब देने वाला ए बुक और एक हुम का जवाब देने वाला अनिल। तो इस वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो जिस वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं उसे डाइट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और जिस वर्ब का केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है उसे मोनोट्रांजिटिव बोलते हैं। ये हो गए आपके मेन वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात। नेक्स्ट बात चलती है आपके पास में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की। देखिए बहुत सारे वर्ड्स प्रेपोजिशन के होते हैं, प्रेपोजिशन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको भी डिटेल में उसको नहीं बताने वाला हूं, लेकिन आप उनके बारे में जान लें कि देखिए अगर आप प्रेपोजिशन की बात करते हैं बच्चे, तो प्रेपोजिशन में आपके पास में एक वर्ड आता है इन, एक आता है ऑन, एक एट, एक ओवर, एक थ्रू, एक बाय, एक विद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी नाउन आपके इन प्रेपोजिशंस के बाद में आते हैं ये उनके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। तो यहाँ पे आप एक बात देखें कि प्रेपोजिशन यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है टू, और इस प्रेपोजिशन टू के बाद में इसके ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन मार्केट आ रहा है, ये इस प्रेपोजिशन का नतीजा दिखा रहा है कि जो आपके जाने की मंजिल है वो मंजिल क्या है, मार्केट।
तो ऑब्जेक्ट का काम होता है नतीजा दिखाना। अगर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब का नतीजा दिखाएगा, अगर प्रेपोजिशन के बाद में उसका नतीजा दिखाएगा तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जितने भी नाउन प्रेपोजिशन के बाद में आते हैं वो क्या बन जाते हैं, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब ऑब्जेक्ट चाहे मेन वर्ब का हो चाहे प्रेपोजिशन का हो, ये हमेशा बच्चे ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है। तो ये भी कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। इसी प्रकार आपके पास में लास्ट फंक्शन होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, देखिए नाम से ही पता लग रहा है पूर्ति करने वाला, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूर्ति करने वाला, पूरक। अब जितने भी शब्द सब्जेक्ट यानी कर्ता की जानकारी को पूर्ण करते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद में आकर, वो क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यहां पे एग्जाम्पल से समझेंगे। इसके अंदर आपका एक वर्ड आएगा जिसे आप कहते हैं लिंकिंग वर्ब। मैं इसकी थोड़ी बहुत आपको अभी इंट्रोडक्शन देता हूं, बस बेसिक, कि अगर आपने इज का यूज या फिर एम का यूज या आर का यूज या फिर वॉज या फिर वर, अभी शुरुआत में आप केवल इतना जान लो कि अगर आपने इन सारी वर्ब्स का यूज इनकी आईएनजी फॉर्म के बिना करा है तो ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। यानी इनके बाद में इनकी आईएनजी वाली फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो आती है वो नहीं आनी चाहिए, तब ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माय बेस्ट फ्रेंड इज अमित, इज अमित। अब आप जरा गौर से देखें कि यहाँ पे आपको जो वर्ब मिल रही है वो कौन सी है, इज। और क्या इसके बाद में आईएनजी फॉर्म आई, बिल्कुल नहीं आई। तो इसका मतलब अगर आपने इज को अकेले यूज किया है तो ये क्या बन गई, लिंकिंग वर्ब। यानी यहाँ पे इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद में जो वर्ड लिखा है अमित, ये शायद इस सब्जेक्ट की जानकारी पूरी कर रहा है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, अमित। तो जो भी शब्द सब्जेक्ट की जानकारी को कंप्लीट करता है, देखो ये जानकारी अपने आप में कंप्लीट नहीं थी कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, इस तक जानकारी पूरी नहीं थी, इसके बाद में ही पूरी हुई है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, अमित। तो जितने भी शब्द सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करते हैं, क्या होते हैं, इसके पूरक होते हैं, पूर्ति करते हैं ये। तो ये वर्ड्स जो लिंकिंग वर्ब के बाद में आके सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आपके पास में एक एग्जाम्पल आएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया एक एग्जाम्पल अपने पास में, और वो ये कहता है राजू इज द टॉपर ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे राजू अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब से हु का जवाब दे रहा है। हु इज द टॉपर ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का टॉपर कौन है, राजू। लेकिन आपने इज को अकेले यूज किया है, इसके बाद में आईएनजी फॉर्म नहीं आई है, इसका मतलब ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद में राजू की पूरी जानकारी क्या मिल रही है कि वो टॉपर है मेरी क्लास का। तो इसमें जो द टॉपर है ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसमें टॉपर क्या है बेटा, नाउन ही है। यानी आपने नाउन को कैसे यूज किया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जो सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा कर रहा है लिंकिंग वर्ब के बाद में आके। तो आज हमने ये देखा कि हमारे पास में कितने प्रकार की नाउन होती हैं। मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं स्टार्टिंग से कि हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले ये देखा कि जितने भी शब्द आपको उन जानकारियों को दर्शाते हैं जो हमने अपनी इंद्रियों से ग्रहण करी है, वो नाउन होती है। नाउन कितने प्रकार की होती है बच्चे, 5 प्रकार की। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटीरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, एंड द लास्ट वन इज आपके पास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि आप नाउन को कैसे कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। तो आप इसको 4 तरीके से प्रयोग कर सकते हो। या तो मेन वर्ब का सब्जेक्ट बना के, सब्जेक्ट का काम होता है या तो जानकारी लेना
या देना, किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की या घटना की। ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब से हु यानी कौन का जवाब देते हैं और सब्जेक्टिव केस में आते हैं। ऐसा हमने सारी जानकारी ले ली थी, ठीक है। उसके बाद में आपने इसके एग्जाम्पल्स में देखा कि आपको यहाँ पे मेन वर्ब इससे आपको हु का जवाब कौन दे रहा है, तनुज। मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, तनुज। तो जाहिर तौर पे यही सब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे दिल्ली भी सब्जेक्ट हो गया और मुंबई भी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में सेकंड हमने देखा था आपके पास में ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। जितने भी शब्द आपको मेन वर्ब से रिजल्ट शो करते हैं मेन वर्ब का, वो हो जाते हैं ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। इनको पता लगाने के लिए आपको मेन वर्ब से 2 सवालों के उत्तर मांगने होते हैं, या तो व्हाट का या फिर हुम का। तो व्हाट का जवाब या हुम का जवाब देने वाले वर्ड्स आपको मेन वर्ब से ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने यहाँ पे देख लिया था, व्हाट का जवाब फुटबॉल मिल रहा था, हुम का जवाब रचित मिल रहा था, और यहाँ पे तो आपको व्हाट और हुम दोनों का जवाब मिल रहा था। इसके बाद में तीसरा यूज हमने नाउन का देखा कि आप इसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो जितने भी वर्ड्स प्रेपोजिशन के बाद में यूज किए जाते हैं नाउन के रूप में, वो उसका ऑब्जेक्ट होते हैं प्रेपोजिशन का। जैसे यहाँ पे इस प्रेपोजिशन टू के बाद में आपने मार्केट लिखा है, तो ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या कर रहा है, ये इस प्रेपोजिशन का नतीजा दिखा रहा है कि आप जो एक कार्य कर रहे हो जाने का, उसकी मंजिल क्या है, उसकी मंजिल मार्केट है बच्चे। इसके बाद में लास्ट आपने देखा था कि आप सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट की तरह आप किसको यूज कर सकते हो, नाउन को। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने आप में एक ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करता है लिंकिंग वर्ब के बाद में आके। अगर आपने इज, एम, आर या वॉज वर्ब में से किसी भी एक वर्ब को अकेले बिना आईएनजी के यूज किया है तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको केवल लिंकिंग वर्ब का दिया है, फाइनल नहीं बताया अभी। इसलिए आप देखें कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है माय बेस्ट फ्रेंड, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इज के बाद में क्या मिल रही है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, अमित। तो सब्जेक्ट की संपूर्ण जानकारी लिंकिंग वर्ब के बाद में आके जिसने दी वो क्या बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से हमने देखा कि सब्जेक्ट राजू था, इसकी कंप्लीट जानकारी लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या मिली कि वो कौन है, टॉपर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करने वाला शब्द जो लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये आपके थे नाउन, नाउन के टाइप्स, नाउन के फंक्शंस। कल हम देखेंगे नाउन के केसेस कि कितने तरीके से आप नाउन के केसेस को यूज करते हो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और बेटा कंपाउंड केस। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पॉजेसिव या कंपाउंड केस पे मिलते हैं। कल का टॉपिक हमारा हो जाएगा केसेस ऑफ नाउन। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको इसके अंदर इनपुट्स चाहिए, अगर आपको कुछ पढ़ना है या आपकी जो भी दिक्कत है प्लीज़ उसको कमेंट करके बताएं। थैंक यू।